एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक रिलेटेड है, लेकिन इसका जो है काफ़ी ज़्यादा यूज है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में, है ना। तो ये जो काइनेसोलॉजी टर्म है, बायोमैकेनिक्स टर्म है, ये हमें जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है क्या, वो इस चैप्टर को पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा, तो ध्यान से सुनना। वैसे चैप्टर छोटा सा है और ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया गया है ये नोट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोनों इंस्टेंट टेली के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स का क्या मतलब है, देखो भाई, ये एक साइंस होती है। क्या होती है? ये एक साइंस होती है। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे और क्यों एक ह्यूमन बॉडी जो है वो मूव करती है, कैसे और क्यों एक ह्यूमन बॉडी मूव करती है। ये जो है इसमें बायोमैकेनिक्स जो है हमें बताती है कि जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी बोन्स है, जो हमारे टेंडन्स है। टेंडन्स क्या होते हैं? जैसे मसल है हमारी, काफी मोटे मोटे मसल्स है, और जो बोन्स है, इन दोनों को चिपकाने के लिए भी टेंडन्स होते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, मसल्स एंड बोन को ज्वाइन करने के लिए भी टेंडन्स का यूज होता है। तो टेंडन्स और जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, ऐसे टिश्यूज जो कि बोन्स को होल्ड करके रखते हैं, उन्हें लिगामेंट्स कहते हैं। तो बायोमैकेनिक्स जो है हमें ये बताती है कैसे हमारे बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स जो है साथ के साथ काम करते हैं, चारों जने, ताकि एक मूवमेंट हो पाए। ये जो है हमें डिटेल्ड एनालिसिस देता है कि कैसे स्पोर्ट्स में मूवमेंट होती है और हमें कैसे मूवमेंट करनी चाहिए। इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ मूवमेंट, है ना। जो कि हमें ऐसी मूवमेंट करनी चाहिए स्पोर्ट्स में जिससे कि हमें इंजरी ना हो और हमारी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी हो जाए। अब बात करें काइनेसोलॉजी की, ये क्या होती है? ये भी ह्यूमन मूवमेंट की स्टडी होती है एंड फंक्शन की स्टडी होती है। ह्यूमन मूवमेंट एंड फंक्शन की स्टडी होती है। इसमें हम लेकिन चार चीजें अप्लाई करते हैं: बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और न्यूरोसाइंस। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी लिया है ना। तो बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूरोसाइंस लगा के ये जो पूरी स्टडी है काइनेसोलॉजी की, ये बनती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इट इज यूज टू एग्जामिन, डायग्नोज। ये जो है हमें एक तो देखने में हेल्प करती है कि कहाँ से इंजरी हो रही है, कैसे इंजरी हो रही है, और उसका मतलब कॉज क्या है, क्यों ये इंजरी हुई है, और अगर हो भी गई है तो इसका इलाज क्या है। ये जो है काइनेसोलॉजी की कोशिश होती है कि वो पता लगा ले कि कैसे एक इंजरी हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसको कैसे मैनेज करना है। ये जो है स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है कि कैसे उसने खेला, किस वजह से उसको चोट लगी, और लगी तो उसको क्या करेंगे हम, है ना। तो ताकि ये जो स्टडी होती है बेसिकली इसलिए होती है ताकि जो इंजरी है उसका प्रिवेंशन हो जाए और उसका इम्प्रूवमेंट हो जाए। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखो क्या होती है, बायोमैकेनिक्स और काइनेसोलॉजी की इंपॉर्टेंस एक स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, है ना। सबसे पहले एक तो हमारी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है ना। ये हमें राइट टेक्निक्स को ढूंढने में हेल्प करती है कि भाई राइट टेक्निक कौन सी है जिसकी वजह से हम जो है उतना ही फोर्स लगाए हैं ताकि हमारी जो है मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाए। ये हमें राइट टेक्निक हेल्प करती है ताकि हमें जो है अच्छे रिजल्ट मिले, राइट टेक्निक को इम्प्रूव करने में। दूसरा, ये जो है हमें बताती है कि कौन सा स्पोर्ट के लिए कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि हमारे अच्छे रिजल्ट आए। ये हमारी ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट होती है। जो कोचेज होते हैं वो एथलीट को बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग देने में हेल्प करते हैं उनकी साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से। तो इसलिए प्लेयर की मूवमेंट को एनालाइज करना वो भी बेटर वे में हेल्प करती है काइनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, है ना। प्रिवेंट इंजरीज, अगर हमें फोर्स अच्छे से पता होगा कि किस फोर्स के साथ हमें खेलना है तो उससे हमें जो है इंजरी होने के चांस कम हो जाएंगे। और हमें जो है प्रिंसिपल, सेफ्टी प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो जाएगी। हमें पता चल जाए कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये वाली चोट लग सकती है, तो हमें सेफ्टी मूवमेंट, सेफ्टी प्रिंसिपल्स पता चल जाएंगे। हम जो है रिसर्च वर्क कर सकते हैं। एक तो जो कोचेज होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में होता है वो एक खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करते रहते हैं। अगर उसको कहीं चोट लगी तो उसके ऊपर वो रिसर्च कर सकते हैं, है ना। और कोई नई चीज़ लेके आ सकते हैं मार्केट में, या फिर लाइक टेक्निक्स में न्यू टेक्निक्स बना सकते हैं जिससे कि कोचेस को अगली बार से ज़्यादा फायदा हो और वो सेफ जोन पे रहे। उसके बाद ये प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होगी, इसमें हमें इतना फोर्स देना है तब हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, तो हमें इंजरी से भी हम बच जाएंगे। तो ये प्लेयर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग जाता है अगर उन्हें करेक्ट टेक्निक पता होती है तो। उसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स क्या होते हैं स्पोर्ट्स। सबसे पहले हम आते हैं काइनेटिक्स इन स्पोर्ट में। ये क्या होती है? ये एक ऐसे फोर्स के साथ डील करती है, एक ऐसे फोर्स के साथ डील करती है जो कि जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हिल पाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हिल पाता है उसके पीछे एक फोर्स होता है, तो उस फोर्स को कौन डील करता है? काइनेटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम एक बेसबॉल प्लेयर को देख लेते हैं। बेसबॉल प्लेयर जो है वो जिस फोर्स से अपने बैट को स्विंग करता है
तो जो फोर्स लगाया उसने अपने बैट पर, उसी की वजह से एक जो बॉल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में आएगा। उसकी स्पीड, उसका जो लेंथ है, वो डिसाइड करेगा कि वो कितने लेंथ दूर तक जाती है, और उसकी स्पीड क्या होगी बॉल को, वो उस लाइक बैट के फोर्स के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये जो होती है कि किस फोर्स की वजह से एक मूवमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का, वो होते हैं काइनेटिक्स इन स्पोर्ट में, है ना। तो ये जो काइनेटिक्स होता है, इसकी वजह से कोचेस को और एथलीट्स की परफॉर्मेंस बढ़ा, कोचेस एंड एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, वो अपनी टेक्निक एंड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं। बात करेंगे काइनेमेटिक्स क्या होते हैं स्पोर्ट में। काइनेमेटिक्स जो है वो ऑब्जेक्ट के मोशन पे फोकस करते हैं ना, कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसे हो रहा है ना। लेकिन इसमें हम फोर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि किस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, किस वजह से वो मोशन में आ रहा है ना। इस स्पोर्ट्स में काइनेमेटिक्स जो है वो हेल्प करता है कि एथलीट का जो मोशन है, जैसे एथलीट की क्या स्पीड है, क्या उसका एक्सेलरेशन है, एथलीट की क्या डायरेक्शन है, वो वाले मोशन को ये बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बताया हुआ है कि वीडियो एनालिसिस ऑफ अ स्प्रिंटर रनिंग मोशन, कि एक स्प्रिंटर जो है वो कैसे रन कर रहा है, कैसे उसका मोशन हो रहा है, उसकी वीडियो हम देख रहे हैं, तो उससे उसको हम कहते हैं कि काइनेमेटिक्स का वो एक एग्जांपल है, जिससे कि वो इस टेक्निक को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है। तो ये बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीवन, तो वो कैसे मोशन कर रहा है, वो कैसे हिल डुल रहा है, वो होता है काइनेमेटिक्स। और जिस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो होता है काइनेटिक्स। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यानी कि काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स को, तो इसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को और कोचेस को ये पता चल जाता है कि एथलीट की परफॉर्मेंस कैसी है। इन दोनों फोर्स को लगा के एथलीट की स्ट्रेंथ और टेक्निक बहुत अच्छी की जा सकती है, और इससे क्या होता है, इंजरी की प्रिवेंशन होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, और बहुत सारी पीक परफॉर्मेंस एक स्पोर्ट्स पर्सन हासिल कर पाता है बहुत सारे स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स, ये अब हम पढ़ेंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाली बात है, क्योंकि इसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, एंड जिन बच्चों को साइंस आती है वो तो थोड़ा बहुत रट भी सकते हैं, लाइक नॉन मेड वाले बच्चे। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी में, अकॉर्डिंग टू इट द लोअर द सेंटर ऑफ मास, जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो जितना लोअर होगा, द लार्जर द बेस ऑफ सपोर्ट, जो आपका बेस ऑफ सपोर्ट होगा वो उतना ही लार्जर होगा। उसके बाद द क्लोजर द सेंटर ऑफ मास टू द बेस ऑफ सपोर्ट, बेस ऑफ सपोर्ट के जितना क्लोजर सेंटर ऑफ मास होगा उतना ही ज्यादा मास ग्रेटर होगा और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, ओके। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें अपने जॉइंट का यूज करना पड़ता है मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी लगाने के लिए। जैसे आप हिट कर रहे हो एक बॉल को हॉकी के अंदर, आप जो है टेनिस में शॉट पास कर रहे हो, गोल्फ बॉल को हिट कर रहे हो। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोशन, इसमें क्या होता है, इस प्रिंसिपल में जितनी ज्यादा आपकी इंपल्स अप्लाई होगी उतनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना। इसमें क्या होता है, जो आप फोर्स लगाते हो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट होती है। और लीनियर मोशन मतलब क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि इसके एग्जांपल दे सकते हो, लाइक अ स्लैम डंकिंग इन बास्केटबॉल, साइकिलिस्ट और रनर, इसका ये एग्जांपल है। तो ये तीन आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन सी है। सबसे अब टाइप ऑफ मूवमेंट में सबसे पहला आता है फ्लेक्सियन। इसमें क्या होता है, ये होता है बेंडिंग मूवमेंट दैट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट। आपके कोई भी बॉडी पार्ट है उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे ये मेरा हैंड है, ये जो है चेस्ट के पास आ रहा है, तो ये जो एंगल है बिटवीन हैंड एंड द चेस्ट इज डिक्रीजिंग। इस तरीके से आप फ्लेक्सियन लगा सकते हो। एक्सटेंशन क्या होता है, इसमें जब आपके दो बॉडी पार्ट्स का जो एंगल है वो इंक्रीज कर रहा है, जैसे आपके हैंड्स जो आपके चेस्ट से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके जो हैंड्स एंड चेस्ट है उनका जो एंगल है वो इंक्रीज कर रहा है, ये होता है एक्सटेंशन। एबडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता, एबडक्शन क्या होता है, ये एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें आपका कोई भी पार्ट पुल करता है आपकी बॉडी की मिडलाइन से दूर। जैसे आपकी बॉडी की मिडलाइन ये होगी, है ना, दैट डिवाइड्स द बॉडी इन टू मिड पार्ट, या फिर टू सिमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर्स। तो ये जो आपकी बॉडी की मिड लाइन है, अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट इस मिड लाइन से दूर जा रहा है उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। जैसे कि आपके लेग्स जो मूव कर रहे हैं आपकी बॉडी की मिड लाइन से दूर दूर हो रहे हैं, तो होता है एबडक्शन। और एडक्शन जो है वो उसी का उल्टा हो रहा है, कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, इट रेफर टू द मूवमेंट दैट पुल द मूविंग पार्ट टुवर्ड द मिड लाइन। जो आपकी मूवमेंट है किसी भी बॉडी पार्ट की, वो आपके मिड लाइन के करीब आ रही है। जैसे आप अपनी
जैसे आप अपनी सारी फिंगर्स जो है वो पास ले आओ आपकी बॉडी की मिड लाइन के, अपना थंब भी पास ले आओ आपकी मिड लाइन के पास, तो होता है एडक्शन। ओके, अब रोटेशन भी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल रोटेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी की मिड लाइन के पास ही कोई रोटेशन हो रही है, जैसे आपका जैवलिन थ्रो है, ठीक है, वो आपकी बॉडी की पास ही, मिड लाइन के पास ही रोटेशन हो रही है आर्म की, है ना। और एक्सटर्नल रोटेशन क्या होती है, जब आपकी बॉडी की मिड लाइन से दूसरे जगह ऐसी रोटेशन हो रही है, जैसे आप टेनिस का लाइक टेनिस सर्व कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो ऐसे आर्म की मूवमेंट है, रोटेशन है, वो बॉडी की मिड लाइन से दूर जाके हो रही है, उसमें हम एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। अब आता है सर्कमडेशन, ये होता है एक सर्कुलर मूवमेंट। इसमें क्या होता है, आपका जो शोल्डर है, ये जो शोल्डर जॉइंट है, वो ऐसे सर्कुलर वे में मूव करता है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, सर्कमडेशन, है ना। इसमें क्या होता है, एक जॉइंट जो है वो आपका स्टेशनरी होता है और एक जॉइंट जो है वो आपका मूविंग होता है, ठीक है, ये होता है आपका सर्कमडेशन। ओके, नाउ द सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। अब यहाँ पर प्रोन का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो सरफेस की तरफ उल्टा होके लेटा हुआ है, फेस उसका डाउन है सरफेस की तरफ, उसको हम प्रोन कहते हैं। और सुपाइन का मतलब क्या होता है कि हम जो ऊपर देख रहे हैं सरफेस जो है उसके हम फेस अप है, मतलब ये सरफेस है उसका और हम जो है उसके ऊपर लेटे हुए हैं और हमारा फेस ऊपर है, इस तरीके से वो सुपाइन होता है, ठीक है। अब प्रोनेशन क्या होता है कि हमारा जो हाथ है वो अपवर्ड है, यानी कि ये वाला जो हाथ है उसकी मूवमेंट जो है अपवर्ड है। और प्रोनेशन ऑफ द फुट का मतलब क्या होता है कि वो हमारी जो एडी है वो अपवर्ड है, आउटवर्ड्स है, और जो हमारा फुट है वो जो है इनवर्ड है, ठीक है, इस तरीके से। और सुपिनेशन क्या मतलब होता है कि हमारे जो पाम्स हैं वो उल्टे हैं, ठीक है, कि मतलब इस तरीके से जो सरफेस की तरफ है ना। फोरआर्म अकर व्हेन द फोरआर्म और द पाम आर रोटेटेड आउटवर्ड्स। और उसके बाद सुपिनेशन ऑफ द फुट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो फुट सोल ऑफ द फुट है, यानी कि फुट का जो सोल है, जो एडी है, वो इनवर्ड्स है, मतलब नीचे की साइड है, और जो हमारे टोज है वो ऊपर की साइड है। और यही प्रोनेशन में जो टोज है वो नीचे सरफेस की तरफ है और एडी जो है वो ऊपर की तरफ है, इस तरीके से आप ये समझ सकते हो। एंड हमारा लास्ट टॉपिक बचा है एक्सिस और प्लेन्स का। सबसे पहले हम प्लेन समझ लेते हैं। प्लेन जो है एक पेपर की शीट देखिए, बिल्कुल वैसे ही, या कोई कांच का टुकड़ा देखा हो, बिल्कुल वैसे रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना। अब यहाँ पर तीन टाइप के प्लेन होते हैं, एक सेगिटल, एक ट्रांसफर और एक फ्रंटल, है ना। सेगिटेशन क्या होता है, ये बॉडी को लेफ्ट अलग कर देता है और राइट अलग कर देता है, और ये बीच में ऐसे डिवाइड कर देता है, मतलब वर्टिकली। अब ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, ये जो है हमारी बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर देता है, विभाजित करता है। और फ्रंटल प्लेन क्या होता है, ये हमारी बॉडी के फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को अलग कर देता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देती हूँ। देखो, सेगिटल प्लेन में क्या होता है कि आपकी बॉडी लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगी। फ्रंटल जो है आपकी बॉडी आगे वाली फ्रंट और बैकवर्ड वाली अलग हो गई, और ट्रांसफर में क्या होता है, अपर एंड लोअर बॉडी अलग हो गई। अब एक इमेजिनरी जो हमारी एक्सिस होती है उसके हम समझ लेते हैं। एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड जो है मूवमेंट होती है ना। अब ये एक्सिस जो है वो भी तीन टाइप की, एक सेगिटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस और एक फ्रंटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। जो सेगिटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो देखो हमारे सेगिटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन के बीच में जाती है। अब यहाँ पर देखो आपको ट्रांसवर्स प्लेन दिख रहा होगा, ये ट्रांसफर प्लेन जो है वो आपका इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद जो आपका सेगिटल प्लेन है वो है आपका ऐसे वर्टिकल। तो जो ट्रांसवर्सल प्लेन है और जो सेगिटल प्लेन है उसके बीच में से जो एक्सिस जा रही है वो आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, वो हो गई आपकी सेगिटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये रही आपकी सेगिटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे वाली पे, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे। ये जो है वो कहाँ से पास करती है, हमारे हेड से लेकर फुट तक जो लाइन जा रही है उसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बीच में से सीधी सीधी एक लाइन जा रही है, वो है हमारी क्या, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी फ्रंटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है, जो कि हॉरिजॉन्टली पास करती है हमारी राइट टू लेफ्ट, जो कि हमारी कहाँ से पास करती है, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन से फॉर्म होती है। अब यहाँ पर देखो फ्रंटल प्लेन ढूंढो। फ्रंटल प्लेन जो है वो हमारी बॉडी को आगे से अलग पीछे से अलग करता है, ठीक है, फ्रंटल प्लेन। और फ्रंटल एक्सिस देखो, आपकी जो सबसे ऊपर जो फ्रंटल एक्सिस है जो कि हमारी बॉडी में लेफ्ट टू राइट पार हो रही है, ये आपकी होगी फ्रंटल एक्सिस। इसमें बस आपको यही चीज करनी है और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये इजी सा चैप्टर समझ में भी आया होगा। इसमें आप पिक्चर देख के सब कुछ बता सकते हो कैसे क्या है, और बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।